आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए 2 धमाकों में महलूकीन की तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। धमाकों का खौफ अभी भी लोगों में साफ नजर आ रहा है। जो बच गए हैं वो अपनों की तलाश में हैं। अस्पतालों में जख्मियों की बड़ी तादाद मौजूद है। इन हमलों की दुनिया भर में सख्त मजम्मत की जा रही है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि अफगानिस्तान को महफूज कैसे बनाया जाए। क्या दुनिया ने अफगानियों को तने तनहा छोड़ दिया है? अमेरिका के फौजी अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं और अफगानिस्तान में दहशत बढ़ती जा रही है। ऐसे में अफगानिस्तानियों को आखिर दहशतगर्दों से कौन बचाएगा? और खुद पूरी दुनिया के लिए अफगानिस्तान में अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ये कितना बड़ा चैलेंज है, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल साहब जुड़े हुए हैं। आदित्य राजकौल जी कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं न्यूज 18 के, वो भी डिबेट का हिस्सा है। रविंदर सचदेव जी फॉरेन एक्सपर्ट हैं और अक्सर हमारे साथ डिबेट में जुड़ते हैं। और एम्बेसडर राजीव डोगरा जी हमारे साथ खास मेहमान हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट और साबिक सिफारतकार हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले राजीव डोगरा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, अफगानिस्तान में हालात पहले ही तशवीश जाहिर की जा रही थी कि अफगानिस्तान में हालात खराब हो जाएंगे, बद से बदतर हो जाएंगे। अब वही तस्वीर एक तरह से उभरती जा रही है। कल जो कुछ काबुल में हुआ वो एक तरह से क्या इसे शुरुआत मानकर चला जाए? अभी आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा खराब होंगे? राजीव जी, देखिए, आपने बहुत अहम सवाल उठाया है कि क्या ये शुरुआत है और बुरे दिनों की। और उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी मौत, कोई भी दुर्घटना दर्दनाक होती है और अफसोसजनक होती है। एक आदमी भी, एक औरत, एक बच्चा भी मारा जाए तो दुख होता है। हर एक को दुख होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि 13 अमेरिकी सोल्जर्स मारे गए, बहुत अफसोस की बात है और बहुत चिंता की बात है। पर साथ में 100 से ज़्यादा अफगानी नागरिक भी मारे गए हैं। उनका उतना जिक्र नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल से हमको एज क्लोज नेबर उतना ही ख्याल करना चाहिए जो मौत हुई है हमारे अफगानी भाइयों की। और यही आपके सवाल से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है कि अमेरिकी अगर चले गए हफ्ते बाद, 3-4 दिन के बाद, जैसे अभी तक का प्लान है, तो उसके बाद इन अफगानियों का क्या होगा जो 40 मिलियन के करीब हैं और जिनको दहशतगर्दी का अकेले सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया तो अपना किनारा काट लेगी। सो चिंता की बात यह है कि क्या ये टेररिज्म इसके बाद नहीं होगा अफगानिस्तान में जो कल हादसा हुआ है, या ये शुरुआत है। मेरे को ये लगता है कि अभी हमको और काफ़ी बुरे दिनों का सामना करना पड़ेगा, जिस तरह से कल अच्छी प्लानिंग के बाद ये 2 घटनाएं हुई। बिल्कुल, यानी ये अफगानिस्तान में एक तरह से शुरुआत है और अफगानिस्तान में हालात और ज्यादा खराब होंगे। आदित्य राजकौल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आदित्य राजकौल जी, क्या वाकई में इससे पहले डिबेट में आपने कहा था कि सबसे ज्यादा शर्मनाक अमेरिका का कदम है, जिस तरह से अमेरिका अफगानिस्तानियों को छोड़कर जा रही है? 31 अगस्त के बाद क्या अफगानिस्तान में वाकई में हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे? देखिए अबू, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी घटनाएं अभी घट रही हैं उसमें रोज हमको एक नई चीज पता लग रही है। कल जब ये काबुल में घटना घटी, डबल जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई और इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस ने इसका जो है क्लेम लिया, उसके बाद जनरल मैकेंजी जो चीफ ऑफ कमांड है सेंट्रल कमांड के अमेरिका के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पेंटागन से, और उन्होंने कहा कि अमेरिका तालिबान को इंटेलिजेंस दे रहा है। पहली बार स्वीकृत किया कि तालिबान को अमेरिका इंटेलिजेंस दे रहा है। यहीं तक नहीं, बल्कि पता चला उसके बाद कि जो नाम है अमेरिकी लोगों के जो काबुल में अभी भी हैं, उनके नाम और डिटेल्स भी अमेरिका ने तालिबान को दिए हैं। तो क्या इतना ट्रस्ट फैक्टर अमेरिका और तालिबान के बीच में आ गया है कि इतना म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस हो रहा है? रही बात
चीजें खराब होने की, जी चीजें तो ऑलरेडी बद से बदतर हो रही हैं। क्योंकि आप देखिए जो कॉम्प्लेक्स एरिया है यहाँ पर अफगानिस्तान का, अफपाक रीजन जिसे कहा जाता है, इसमें जो कट्टरपंथी विचारधारा है इसकी अलग अलग लहरें हैं। इसमें सलाफी भी है, इसमें वहाबी भी है, इसमें तालिबान भी है, इसमें सॉफ्ट सेपरेटिज्म भी है कहीं पर। तो आपको ये ध्यान से टटोलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है और रूट्स क्या है। मैं आपको बताता हूं, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस 2015 में जो है पूरी तरीके से एक्टिव हुआ। 1920 में बहुत बार इन्होंने जो है बॉम्बिंग्स की, अफगानिस्तान में आतंकवादी हमले किए, और इनके जो इनिशियल फाइटर्स थे, जो इनिशियल आतंकवादी थे, वो हक्कानी नेटवर्क से, तालिबान से और पाकिस्तान के फाटा रीजन से आए थे। ये तो ज्यादा लोग बात ही नहीं कर रहे हैं इस बारे में। तो पाकिस्तान का इसमें डायरेक्ट एक रोल है, ये तो हिस्ट्री है। जो भी आतंकवाद को मॉनिटर करते हैं, अफपाक रीजन को मॉनिटर करते हैं, उन सबको पता है कि जो हक्कानी नेटवर्क से नाराज लोग थे या तालिबान से नाराज लोग थे, वो आईसिस खुरासान प्रोविंस में आए। और खलील हक्कानी जो हैं, जिनको काबुल की सिक्योरिटी का जिम्मा दिया हुआ है, वो भी जो है आईसिस के साथ जुड़े हुए हैं। उनके कई जो डेप्यूटीज हैं वो आईसिस खुरासान प्रोविंस के साथ जुड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान का इसमें डायरेक्ट रोल है। तो इसमें आपको यह भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की आईएसआई किस तरीके से इन्वॉल्व है। और जब इवैक्यूएशन हो रहा है और अमेरिका कह रही है कि तालिबान भी मदद कर रही है इवैक्यूएशन में, उस वक्त ये बॉम्बिंग क्यों होती है? और फ्रांस की, अमेरिका की, यूके की, भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने वार्निंग दी थी कि आईसिस कुछ ना कुछ वहां पर करने वाला है। तो आगे आने वाले दिनों में जो लोगों को लगता है कि 20 साल के बाद जंग खत्म हो रही है, मुझे लग रहा है जंग खत्म नहीं हो रही, ये पन्ना पलटा जा रहा है। जंग तो अभी बहुत अच्छी बात है आदित्य राजकौल जी आपने कही कि एक तरह से जंग खत्म नहीं हो रही, बल्कि दोबारा से एक शुरुआत हो रही जंग की। यहां से मैं रविंदर सचदेव जी आपके पास आना चाहूंगा। रविंदर सचदेव जी, कई बार हम लोग अफगानिस्तान और तालिबान के इश्यू पर डिबेट में बैठे हैं। सर, अब यहां से काबुल में जो कुछ हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग इसमें इंजर्ड हैं। अब यहां से अफगानिस्तान के हालात किस तरह देख रहे हैं? 31 की जो डेट है, जो डेडलाइन दी गई, वो एक तरह से करीब है। तो अब यहां से अफगानिस्तान के हालात किस तरह से बनते दिख रहे हैं? शायद कंप्लीट कयास, मारकाट, इस तरह के और अटैक्स, आपस में ज्यादा लड़ाई है। तालिबान अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहा है और ये आईएस अब नहीं करने दे रहा है उसे। और भी अपोनेंट्स हैं उसके। नदर्न अलायंस चाहे छोटी है, ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा नंबर्स में नहीं है, बट अलग अलग कबीले, अलग अलग ग्रुप्स। देखिए, ये जो कॉम्पोजिशन अफगानिस्तान की, लाइक पश्तून जो 40% है शायद अफगानिस्तान में, इनकी करीब 400 ट्राइब्स है और हर ट्राइब के अंदर एक छोटी ट्राइब, फिर छोटी ट्राइब, फिर छोटी ट्राइब। किसकी लॉयल्टी कब कहां बदल जाए, जैसे अभी मेरे से पहले कोलिग्स बता रहे थे, बहुत सारे लोग इस समय आईएस के हैं एक्चुअली, जो कि पाकिस्तान में तहरीक तालिबान में थे, राइट, जो कि पाकिस्तान सरकार से लड़ रहा था, राइट। वो छोड़ के वो फिर हक्कानी नेटवर्क में आए, हक्कानी नेटवर्क छोड़ के वो आईएस में आए हैं। तो अगर कहा जाए कि ये सब मिले में, वो समझ में आता है, बट फिर भी ये लोग अलग अलग है और अलग अलग इन सबके ऑब्जेक्टिव्स हैं। पर इसके अलावा मैं एक्चुअली 4 पॉइंट्स क्विकली कहना चाहूंगा, जो कि विच कैन बी मे बी कॉन्क्रीट सजेशंस। एक तो मैंने शायद पिछली बार भी आपके साथ और कई बार मैं कह रहा हूं कि इंडिया को ईरान से सैंक्शंस हटवाने के लिए प्रयास करने चाहिए जो अमेरिका ने लगाए हुए हैं, क्योंकि ईरान पे जो सैंक्शंस है उसके चलते भारत ईरान के साथ भी कुछ नहीं कर पा रहा है। हमारे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं और ईरान चाइना के तरफ टिल्ट होता जा रहा है। तो अगर सैंक्शंस अमेरिका नहीं हटाता है तो ये सारा रीजन हमारे लिए मतलब वर्चुअली जीरो हो जाएगा। तो एक वो है। दूसरा, स्पेसिफिकली देखिए, तालिबान ने कहा है कि हमारे जो तालिब हैं ये लोग ट्रेंड नहीं है कि औरतों की इज्जत कैसे करनी है, तो इसलिए औरतों को हम सजेस्ट करते हैं कि आप घर से ही काम करो, राइट, तालिबान ने कहा है। तो इसमें यह होना चाहिए एक्चुअली, इंडिया शुड मूव अ प्रपोजल यूएन में कि यूएन की पीस कीपिंग फोर्स ओनली फॉर विमेन ऑफ अफगानिस्तान, बच्चों को, और इनके ब्लू हेलमेट्स होते हैं तो दिखेंगे इनकी यूनिफॉर्म क्लियरली, बच्चों को घर से स्कूल तक ले जाना, बच्चियों को कॉलेज तक जिनको जाना है और नौकरी पे जिनको जाना है। तालिबान इनवाइट करे यूएन को। देखिए, तालिबान खुद कह रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा, कंट्रोल मेरे, तो मतलब कंट्रोल में नहीं है ये लोग, ऐसे लोग हैं हमारे, राइट। तो क्या ये करा जा सकता है? अगर ये करा जाए तो एक कॉन्क्रीट स्पेसिफिक चीज है जो
अफगान सोसाइटी को हेल्प कर सकती है। आई नो इसमें काफी चैलेंजेस है। नहीं, तो रविंदर जी अब सवाल ये उठ रहा है, जब तालिबान ये कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान को कंट्रोल, यहाँ के हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर कौन करेगा इस तरह के हालात में? अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जो अफगानी है, इनकी हिफाजत कौन करेगा? इनकी सेफ्टी किसके हवाले होगी? तो एक सेफ्टी तो मान लीजिए ना, कुछ पार्शियल शायद हो सकती है, स्पेशली विमेन की, जो सबसे ज्यादा इस रेजीम चेंज का ब्रंट जिनको पड़ रहा है। अगर यूएन की पीस कीपिंग फोर्स, नॉर्मली उनका मैंडेट होता है सारा पीस कीपिंग, राइट ना, बोलो नहीं जी, ये केवल एक स्पेशल फोर्स होगी जो बच्चों को एस्कॉर्ट करेगी घरों से स्कूल, घरों से ऑफिस, बच्चियों को और विमेन को। कार होंगी, बसेस होंगी, उन पर पूरा फ्लैग लगा होगा और तालिबान से बात होगी, भाई ठीक है। तो एक स्लाइस इस तरह करके शायद हम कुछ बट ऑफ कोर्स वो तो है कि इन बसेस पे जो बच्चियां स्कूल जा रही उन पे अटैक होंगे, तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स को कुछ तो फाइट करना पड़ेगा शायद। तो एक वो है। सेकंड है, आज ही WHO ने कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर मेडिसिन की मेजर शॉर्टेज होने जा रही है अगले कुछ दिनों में। भारत क्या कर सकता है इमीडिएटली? बाकी सारी कहानी छोड़िए, हम आई थिंक मे बी कंसिडर कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल इमरजेंसी सप्लाई, बिल्कुल ऐसे हालात में UNSC और यूएन का बहुत अहम किरदार होगा, यूएन का बहुत अहम रोल होगा कि किस तरह से अफगानिस्तान के हालात पटरी पर लाए जाएं। UNSC का जो किरदार होगा वो यहां पर बहुत अहम हो जाता है। मैं इस पर रविंदर सचदेव जी और आगे बात करूंगा अपने पैनलिस्ट से और आपसे। मैं पीके सहगल साहब, काफी दिनों के बाद हमारे साथ आप जुड़े हैं। पीके सहगल साहब, जो कुछ कल काबुल में हुआ और इस इतने बड़े धमाके की जिम्मेदारी ISIS और दाइश ने ली है, क्या आपको लग रहा है कि अफगानिस्तान पे तालिबान वर्सेस ISIS ये असल लड़ाई है? अफगानिस्तान पर कब्जे की एक लड़ाई है तालिबान और दाइश के दरमियान। प्रेजेंट तो लड़ाई है बिटवीन तालिबान, ISIS, पाकिस्तान की IAC वर्सेस द आउटसाइडर्स। जो नेटो ट्रुप्स थे और अमेरिकन ट्रुप्स थे, दे वर कंसीडर्ड एज आउटसाइडर्स एंड ऑक्यूपायर्स। तो अभी तो सब मिलजुल कर उन आउटसाइडर्स के ऊपर हमला कर रहे हैं। जब ये आउटसाइडर्स चले जाएंगे 31 अगस्त के बाद में, तब बड़े पैमाने पर लड़ाई हो सकती है बिटवीन तालिबान एंड ISIS। दोनों के बीच में आपस में लड़ाई होती भी रही है, लेकिन तालिबान जो है वो शायद ISIS से हारेगा नहीं। इस समय ISIS की तादाद जो है काफी कम है। तालिबान के पास से है 70,000 लड़ाके, उनको हर प्रकार के मॉडर्न हथियार मिल गए हैं, प्लस बड़े पैमाने पर उनको पाकिस्तान की आर्मी का, पाकिस्तान की ISI का सपोर्ट है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ISIS वास्तव में अपने आप को उस माफिक स्थापित कर सकेगा जैसे कि उसने सीरिया और इराक में किया। जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है कि उनकी हिफाजत कौन करेगा, उनकी हिफाजत उनको खुद करनी होगी। जब आउटसाइडर्स नहीं होंगे जिनको वो ऑक्यूपायर समझते थे, तो केवल इट इज अफगान्स वर्सेस अफगान्स। उस माफिक के हमले नहीं होंगे जिस माफिक के हमले की हम सोच विचार कर रहे हैं। कम हमले होंगे। और जहां तक नदर्न अलायंस है, नदर्न अलायंस आहिस्ते आहिस्ते काफी से ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि जितने भी अफगान आर्मी के लोग थे काफी बड़ी तादाद में नदर्न अलायंस के साथ में मिल रहे हैं। और अगर आप देखो तो नदर्न अलायंस जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है आने वाले समय में। एज ऑफ नाउ उसका रोल, यानी आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में अभी हम बहुत कुछ चेंजेस देखने वाले, बहुत कुछ बदलाव देखने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। मैं राजीव डोगरा जी सर आपके पास आना चाहूंगा। सर, जिस तरह से ISIS दोबारा से निकल कर आया है, कई सवाल ISIS पर अब यहां पर उठ रहे हैं। सर, क्या सिर्फ अफगानिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज ISI दोबारा से निकलकर सामने आ रहा है, दाइश की जिसकी हम बात करते हैं? और सर, दूसरा सवाल अमेरिका पर भी उठता है कि अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान में रहा, लेकिन अभी भी वहां पर तालिबान मौजूद हैं, वहां पर ISIS का ठिकाना और ISIS और दाइश अभी भी एक तरह से मौजूद हैं। यानी पूरी दुनिया के लिए अलार्मिंग है। सवाल उठाया कि 20 साल तक अमेरिका ने क्या पकाया, क्या और क्या उसका रिजल्ट हुआ जी। अगर 2001 की तरह ये बदतर है या उससे भी बदतर है, तो बड़ी जबरदस्त सोल सर्चिंग जिसको कहते हैं ना, अपना सेल्फ एग्जामिनेशन, वो अमेरिका को करना पड़ेगा कि क्या वो वाकई अब लीडरशिप रोल अदा कर सकता है दुनिया में। अगर नहीं कर सकता तो फिर जो दुनिया है जिसकी तरफ आपका इशारा चल रहा था, वो काफी डिफिकल्ट मंजर में
पहुंच रही है। ऑब्वियसली जो ये कल हुआ है और जिस तरह से अमेरिका गया है, भाग के गया है, जिस तरह से प्रेसिडेंट घनी भाग के गए हैं, वो यही दर्शाता है कि पिछले 20 साल में कुछ भी नहीं हुआ, चाहे करप्शन के कारण हुआ, डिमोरलाइजेशन के कारण हुआ, लैक ऑफ लीडरशिप के कारण हुआ, वो अलग बात है, वो बाद में एनालिस्ट अपना हिसाब किताब करते रहेंगे। पर ये शुरुआत ट्रंप के आने के बाद हुई, चाहे ओबामा के ऊपर भी दोष दिया जाता है, पर ट्रंप की जो पॉलिसीज थी ना वो किसी को समझ आ रही थी, सुबह कुछ कहते थे, शाम को कुछ कहते थे, और जो उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना खलीलजाद, वो तो घुटने टेक दिया था तालिबान के सामने दोहा में। ऐसा गंदा जो एग्रीमेंट है वो हिस्ट्री में बहुत कम ही हुए हैं, जहाँ कहा जाता है कि भाई हम आपको चाबी दे के रुखसत हो रहे हैं, अपने आप अफगानिस्तान के जो लोग हैं अपना फ्यूचर संभालें। सो आपका सवाल बहुत अच्छा था कि 20 साल में क्या कमाया क्या, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं कमाया। बिल्कुल। दूसरा ये है जी सर, बात ये है दूसरा ये है वो भी आपका जो पहला सवाल था कि अब क्या होगा, क्या तालिबान या आईसिस, जिसको आपने स्पेसिफिकली चुना था, कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। देखिए आईसिस, खुरेसान जो है, उनके इतने नंबर्स नहीं हैं कि वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाए, पर हक्कानी ग्रुप के साथ, दूसरे ग्रुपों के साथ मिलके वो रीजन के लिए जरूर खतरा बन सकते हैं, रीजन के लिए खतरा हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है, और ऐसे में हिंदुस्तान को भी बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। मैं आदित्य राजकौल जी आपके पास आना चाहूंगा। आदित्य जी, जो सवाल मैंने राजीव जी से किया था कि 20 साल में अमेरिका ने आखिर अफगानिस्तान में क्या किया है, और जिस तरह से काबुल में इस अटैक के बाद हमने जो बाइडेन का रवैया देखा कि उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज में कहा कि जो कसूरवार है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, इस हमले में जिनका हाथ है वो बख्शे नहीं जाएंगे। 20 साल में आप यहां पर कुछ नहीं कर पाए, अब अमेरिका से बैठकर आप क्या करेंगे? देखिए अबू, यही बात 20 साल पहले जो उस वक्त के राष्ट्रपति थे उन्होंने भी कही थी कि जिन्होंने 9/11 का हमला, 9/11 का हमला जो है अमेरिका की धरती पे किया, उनको बख्शा नहीं जाएगा। जरूर वो बख्शे नहीं गए, लेकिन इन द प्रोसेस अफगानिस्तान के साथ देखिए क्या हुआ, लोगों को और मुश्किलात हुई। एक अमेरिका ने सरकार तो वहां बना दी, लेकिन एक जो प्रोसेस था डेमोक्रेसी का, वो पूरी तरीके से चला नहीं पाए। जो अलग अलग गुट थे, एथनिक गुट थे वहां पर अफगानिस्तान में, ताजिक थे, उज्बेक थे, पश्तून थे, अलग अलग समुदाय के लोग थे, उन सबको साथ लेकर सरकार जो है चल नहीं पाई। इसीलिए 20 साल के बाद अमेरिका को एक तो भागना पड़ा वहां से, और उसके बाद भागने के बाद भी तालिबान ने जबरन जो है कब्जा कर दिया और आतंकवाद का राह अपनाया। 96 में एक महत्वपूर्ण बात थी कि आतंकवाद की राह लेकर जो है तालिबान नहीं आया था। तालिबान का माइंडसेट मिडिवल हो सकता है बिल्कुल, और तालिबान का जो पनिशमेंट का क्राइटेरिया है, स्टोनिंग है, पब्लिक एग्जीक्यूशन है, समरी एग्जीक्यूशन है, ये सब वो करते हैं, लेकिन आतंकवाद की राह पहले तालिबान की नहीं थी। तो ये जो मुजाहिदीनों को कई सालों पहले, कई दशकों पहले अमेरिका ने आर्म्स दिए और अलग अलग गुटों को आपस में भिड़ाते रहे, इसका नतीजन फलस्वरूप अब ये मिल रहा है कि वहां पर आतंकवाद हर जगह पनप रहा है। और अब देखिए एक नई लहर जो है इस्लामिक स्टेट खुरसान प्रोविंस की आ रही है, जो कि तालिबान के खिलाफ है, अमेरिका के खिलाफ है, और पीछे से पाकिस्तान ISI का भी रोल जो है क्वेश्चन में आ रहा है। तो मुझे तो जाती तौर पे ये लगता है कि ये वायलेंस हो, ब्लडशेड हो, और जो तहस नहस की ये सारी रणनीति है, ये और ज्यादा वहां पर पनपेगी, और ज्यादा होगा। चाहे अमेरिका तालिबान को ट्रस्ट करे, उनसे इंटेलिजेंस दे, आगे हो सकता है आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी दे, मुझे तो जाती तौर पर लगता है कि ये एक बहुत ही भयानक शुरुआत फिर से होने वाली है अफगानिस्तान में। और तभी आप देख रहे हैं कि लोग अब पढ़े लिखे हैं, लोगों को पता है, लोग जागरूक हैं, तो अफगानी भी वहां से भागना चाहते हैं। आप कल देखिए अबू की वहां पर 2 धमाके हुए, 100 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें 13 US सोल्जर्स भी थे। लेकिन तब भी आज जो है जंग सैलाब हजारों की तादाद में काबुल एयरपोर्ट पहुंचा, और फिर से वो एक आखिरी कोशिश करना चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान में ना रहे, दुनिया भर में किसी भी मुल्क चले जाएं। बिल्कुल, लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। और अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, और आने वाले दिनों में वाकई में आदित्य राजकौल जी, अफगानिस्तान में जिस तरह से आपने बताया कि हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। मैं रविंदर सचदेव जी आपके पास आना चाहूंगा।
रविंदर सचदेव जी, जिस तरह से अफगानिस्तान में, इससे पहले भी डिबेट में हम लोगों ने चर्चा की, आपने बताया कि अफगानिस्तान में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं, हिंदुस्तान पर उसके क्या कुछ असरात होंगे? यहां से हिंदुस्तान को क्या अपनी पॉलिसी और अपनी जो सिक्योरिटी है उस पर दोबारा से गौर करना चाहिए? दोबारा तिबारा चौगुना जितना हम करें, अर्जेंट, मोस्ट अर्जेंट। भारत के जो रिस्पांस, और सी देखिए रिस्पांस, पहले आप सिचुएशन देखिए ना, हम किस में हैं, फिर उसका रिस्पांस सोचते हैं, वन। और दूसरा, कुछ और टोटली क्रिएटिव अगर हम कुछ कर सके तो रिस्पांस में तो एक तो मैं जैसे बार बार कह रहा हूं कि ईरान सैंक्शंस को हटवाने के लिए प्रयास करना चाहिए, अदरवाइज ये सारा रीजन पे एक्सेस, जियोपॉलिटिकल एक्सेस, ट्रेड एक्सेस भारत का खत्म हो जाएगा और हम इस रीजन से एक्सक्लूड हो जाएंगे, वन। सेकेंड, ऑब्वियसली ये जो जिहाद और कट्टरपंथी इंस्पायर करेगा, ये जरूरी नहीं है इंडिविजुअली आए, ये पूरे इस साउथ एशिया रीजन में इंस्पायर होंगे बहुत ज्यादा कि देखो हम तो जीत गए। अभी ये जब तालिबान काबुल जीता तब यमन में पटाखे बजाए गए, वहां पे जो जिहादी जो भी वो भी लड़ रहे हैं वहां पे, राइट। आपकी सोमालिया में मिठाइयां बांटी गई हैं, ओके, तो सेलिब्रेशंस हो रही हैं इनकी विक्ट्री की, तो वो यहां भी आएगा। ऑफ कोर्स फिजिकल उसके ऊपर है सारा, ये जितने बेरोजगार हो जाएंगे वहां पर जिहादी, उनको अगर अगली जिहाद चाहिए तो इधर ही आएंगे, तो ये पूरा आई मीन इट्स अ मेस देयर दैट। तो हमारी सिक्योरिटी का तो डेफिनेटली बॉर्डर सिक्योरिटी, और केवल पंजाब, सॉरी कश्मीर ही नहीं, हमारे पंजाब को बहुत बड़ा खतरा है साहब। मैं एक लास्ट कमेंट, पीके सहगल साहब, मेरे पास टाइम की कमी है, रविंदर सचदेव जी, पीके सहगल साहब, जिस तरह से रविंदर सचदेव जी बता रहे थे, और हिंदुस्तान के बॉर्डर को लेकर, क्योंकि पड़ोस में चीन भी है, पाकिस्तान भी है, और ऐसे में अफगानिस्तान में तालिबान का आना और आईएस का दोबारा से मजबूत होना, हिंदुस्तान को अब यहां से बहुत मोहतात रहना होगा, बहुत चौकन्ना रहना होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान को बनना होगा। हमारी जो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और दुनिया में केवल एक ही जो हो सकता है और जी कर सकता है, अमेरिकन फोर्स करना, फोर्स को अटैक करना इज अ डिफरेंट बॉल गेम। हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई करना इज अ इंटायरली डिफरेंट बॉल गेम। अगर आप देखो तो पिछले कई सालों में आईएस ने, तालिबान ने, अलकायदा ने, जैश ए मोहम्मद ने, लश्कर तैयबा ने, हिजबुल मुजाहिदीन ने, सबने बाय देमसेल्व्स और कलेक्टिवली हिंदुस्तान को चुनौती दी है, लेकिन तमाम चुनौतियां उनकी विफल हो रही है। हिंदुस्तान साफ तौर पर जानता है कि पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त वल्नरेबिलिटीज है पता एरिया में, सिंध में, बलूचिस्तान में और पीओके में। हमने उनको एक्सप्लॉइट करना है, और इसके साथ में हमने दूसरे देशों को मिलाना है, और लाइन्स हैव टू बी ड्रॉन अक्रॉस पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान आज पूरे विश्व शांति के लिए खतरा है, इंसान के लिए और इंसानियत के लिए खतरा है। इसलिए बड़ा लाजमी है कि पाकिस्तान को पनिश किया जाए। बिल्कुल। मैं आदित्य राजकौल जी, एक लास्ट कमेंट आपसे, क्योंकि 31 एक तरह से डेडलाइन दी गई है, वहां से अमेरिका या जो बाहर की जो फोर्सेस हैं उन्हें निकलना है। उससे पहले जो इंडियन वहां पर फंसे हुए हैं, किस तरह के चैलेंजेस होंगे सरकार के सामने या मिनिस्ट्री के सामने वहां से हिंदुस्तानियों को बाहर निकालने के लिए? बहुत शॉर्ट में। देखिए चैलेंज तो बहुत बड़ा है। अभी भी मैं आपको कह दूं कि 140 से 150 अफगान हिंदू और सिख हैं वहां पर काबुल के एक गुरुद्वारे में। इसके अलावा वहां पर 20 से 25 हिंदुस्तानी हैं, कुछ नेपाली और श्रीलंकन सिटीजन भी हैं। लेकिन इसके अलावा मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से कुछ हिंदुस्तानी अभी भी हेरात, गजनी, कंदहार जैसे इलाकों में, जहां से उनको काबुल पहले पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद जो है भारत सरकार उनको रेस्क्यू कर पाएगी। तो मुश्किल की घड़ी तो बहुत है, लेकिन भारत सरकार 31 तक कोशिश करेगी कि C-17 विमान इंडियन एयरफोर्स को भेजे। लेकिन उसके बाद हो सकता है कि बैक चैनल से तालिबान के साथ और अमेरिका के साथ डिस्कशन हो कि सिविलियन एयरक्राफ्ट भेजकर कैसे रेस्क्यू किया जाए। तो कोशिश बिल्कुल, अब ये देखना बहुत अहम होगा कि हिंदुस्तान अब किस तरह से कदम उठाता है, और 31 अगस्त से पहले क्या हिंदुस्तान अपने जो शहरी है उन्हें वापस हिंदुस्तान ला पाता है, ये बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य राजकौल जी, राजीव डोगरा जी, पीके सहगल साहब और रविंदर सचदेव जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।